एक कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और इंसिडेंट जो रेज हैं उनके करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट जो है वो डायग्राम में दिखा रखे हैं। ये प्लेनर वेव फ्रंट्स हैं, इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट्स। पैरेक्शियल रेज मान के चलना है, जब कुछ भी नहीं कहेंगे तो रेज को पैरेक्शियल ही मानना है। सवाल लिख लेना, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। जल्दी से ड्रॉ करें, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। हो गया होगा। देखो इंसिडेंट अगर वेव फ्रंट्स ये हैं, इसका मतलब जो लाइट रेज होंगी वो इनके परपेंडिकुलर रही होंगी, और पैरेलल लाइट अगर आती है प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट को अगर मैं दिखाऊं तो अगर इस तरह से, इस तरह से, तो वेव फ्रंट जो होंगे वो इनके परपेंडिकुलर मतलब स्फेरिकल टाइप के होंगे। ऐसे इस तरह के स्फीयर्स इधर बनाएंगे तो इस टाइप के स्फीयर्स ये आएगा। किसी को कुछ डाउट हो तो जरूर पूछे। हो गया होगा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्लेन बाउंड्री जो दो मीडियम्स को सेपरेट करती है, मीडियम ए, मीडियम बी, ठीक है। इंसिडेंट लाइट जो आती है उसके करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट जो है वो मैं डायग्राम में बना के दिखा रहा हूँ। प्लेनर वेव फ्रंट से इस तरह की, ये एंगल है 60 डिग्री। ये इंसिडेंट लाइट के करस्पॉन्डिंग है, कैपिटल आई लिख देता हूँ इंसिडेंट लाइट। जो वेव फ्रंट्स या जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर मीडियम बी में जाती है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट्स हैं वो भी डायग्राम में ऐसे ड्रॉ करके दिए हुए हैं, उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल है 30 डिग्री ऐसा गिवन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी। सवाल लिखना, फाइंड द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड बी। फाइंड द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड बी। ये कैलकुलेट करना है तुमको। जल्दी से सॉल्व करके चैट का आंसर बता सकते हो। अभी तक दो बच्चों ने आंसर बताया, बस 3 4 5। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखना, ये तो वेव फ्रंट्स थे, इनके करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर
इस वाले वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ये इंसिडेंट एक लाइट रे बना ली मैंने, यहाँ पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नॉर्मल लाइन, ये एंगल 60 है तो ये 30 होगा, तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, मतलब इंसिडेंट लाइट का नॉर्मल से एंगल 60 हो गया। सेम ऐसे ही कोई भी एक रिफ्रैक्टेड लाइट को ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 30 हो जाएगा, सही है एकदम। स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो, एन ए साइन 60 इक्वल्स टू एन बी साइन 30। मैंने पूछा था एन ए बाय एन बी, आंसर आ जाएगा 1/√3। और चैट पे दो तरह के आंसर दिखाई दिए, 1/√3 या फिर √3। डाउट हो तो पूछे भाई, नहीं तो आगे बढ़े, अनम्यूट करके पूछ सकते हो अपने आप को, जो भी पूछना चाहे। बढ़े आगे, चलो अब स्टार्ट होगा चैप्टर। हेडिंग लिखना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये हेडिंग हमने पहले भी लिखी थी स्टार्टिंग में, वापस जानबूझ के लिख रहा हूँ। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी हेल्प से लाइट का इंटरफेरेंस देखा गया, वहां से बहुत सारे रिजल्ट बनाए गए, और एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट में बोलते हैं इसको YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये मान के चलो कि इस चैप्टर में लगभग लगभग इसी का गेम है, 90% अमाउंट में यही चलेगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ढंग से सुने, एक एक बातें, बहुत छोटी छोटी सी बातें होंगी। हेडिंग डाल ली होगी, अब इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, नोट कर लेना नहीं किया तो। चलो पहले लिखेंगे हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यंग ने किस तरह से, वो जो सेटअप था वो सेटअप क्या था जिसकी हेल्प से एक्सपेरिमेंट किया। तो यंग ने क्या करा, एक कार्डबोर्ड लिया, अभी ड्रॉ मत करना, पहले देखना है ना, ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड ऐसे रखा हुआ है ना, इस तरह से। इस कार्डबोर्ड के बिल्कुल पैरेलल यंग ने सामने एक स्क्रीन लगाई, स्क्रीन तुम घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, अगर थोड़ा सा सही तरह से करोगे। कार्डबोर्ड, उसके पैरेलल स्क्रीन लगाई, और ये मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट सोर्स रखेंगे, पॉइंट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट इमिट करता है ये वाला सोर्स, ठीक है। फिर यंग ने इस कार्डबोर्ड पर दो बहुत ही छोटे साइज के होल किए। स्लिट का मतलब ये ना, नाम जो था यंग्स डबल स्लिट, तो डबल स्लिट का मतलब दो होल करे उसने कार्डबोर्ड में, बिल्कुल सिमेट्रिकली। मैं थोड़ा डायग्राम में बड़े होल दिखा रहा हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, जितना यहाँ से ये ऊपर उतना ही नीचे। इनका नाम रख लेते हैं स्लिट S1, स्लिट S2। डायग्राम बना लो। ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, अभी बात करेंगे किस तरह से एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए, क्या हुआ होगा। डायग्राम बनाए, तीन बातें देखेंगे हम। पहली बात है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फिर दूसरी बात पढ़ेंगे वो है ऑब्जर्वेशन, फिर थर्ड देखेंगे हम कैलकुलेशन, फिर न्यूमेरिकल करेंगे।
हो गया सर। हो गया, चलो। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद मैं इसी डायग्राम में कर रहा हूँ, तुम अलग से डायग्राम बना लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। हेडिंग लिखना ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस। देखो, स्लिट करने का फायदा बताऊंगा, क्यों करी स्लिट, क्यों होल्स की। यहां से लाइट रेज हर डायरेक्शंस में जाएंगी, जैसे मान लो लाइट रे यहां भी जाती है, लाइट यहां भी पहुंचती है, फिर यहां से लाइट पूरे स्पेस में आगे फैलेंगी, अलग अलग पॉइंट्स पर जाएंगी, है ना। जैसे मान लो मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की, यहां पर यहां से भी लाइट आएगी, एरो के साइन जरूर लगाना जब भी डायग्राम बनाओगे ना। यहां से लाइट यहां भी पहुंचेगी। हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हुआ होगा, इंटरफेरेंस की बात चल रही है ना। देखो, इस पॉइंट पर एक तरह से दो अलग अलग लाइट वेव्स आती है, दोनों आके मिलेंगी, दोनों का सुपरपोजिशन होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये दोनों वेव्स जहां से भी आ रही है, उनका इनिशियल फेज एंगल φ1 φ2 सेम रहा होगा, नॉट जीरो पर सेम रहा होगा, क्योंकि एक से तो आ रही है। अगर डिफरेंट सोर्स से आती तो मुझे आइडिया नहीं होता कि यार इनका इनिशियल फेज एंगल φ1 φ2 कैसा है, पर यार जो भी है वो सेम रहा होगा। इसका मतलब पूरी स्क्रीन पर कहीं भी जब मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा तो मुझे इस बात की टेंशन तो नहीं होगी यार कि जहां से लाइट आ रही है, जिन सोर्सेज से, उनका φ1 φ2 क्या था, वो तो दिमाग से निकाल दो। अब यहाँ पर दोनों के इंटरफेरेंस से लाइट की इंटेंसिटी हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है इंटेंसिटी बहुत कम हो जाए, यहाँ अंधेरा छा जाए, ऐसा बोल सकते हैं अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। या हो सकता है कि इंटेंसिटी और किसी लेवल पर हो, मैक्सिमम और मीडियम के बीच में और भी बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं इंटेंसिटी के, है। इस पॉइंट पर साफ दिख रहा है मुझे, इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस 0 है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने इतनी लेंथ ट्रेवल की, इसने इतनी लेंथ ट्रेवल की, पाथ का डिफरेंस 0 है। पाथ का डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है, क्योंकि डेल्टा फाई होता है के डेल्टा एक्स, और φ1 φ2 तो कैंसिल आउट हो गए, है ना। फेज डिफरेंस 0 का मतलब ये कंफर्म हो गया, इस पॉइंट पर मैक्सिमा बना होगा, यहाँ लिख दो। इस मैक्सिमा को नाम दिया गया सेंट्रल मैक्सिमा। इस मैक्सिमा का नाम क्या रखा गया, सेंट्रल मैक्सिमा। और इस एक्सपेरिमेंट में जब कोई ऑब्जर्वर साइड में खड़े होकर देखता है तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्पॉट बनता है, लाइट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है। जैसे मान लो अगर ब्लू कलर की लाइट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत चमकता हुआ ब्लू दिखेगा। मान लो मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, सपोज इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर भी दोनों स्लिट से निकलने वाली रेज पहुंची होंगी ऐसे। अब ये कंफर्म है कि यहाँ पाथ डिफरेंस 0 था, यहाँ पाथ का डिफरेंस 0 से ज्यादा होगा। भाई ये पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ, ये तो कैंसिल आउट हो रही है पार्ट डिफरेंस। जो भी डिफरेंस आ रहा है वो तो कार्डबोर्ड और स्लिट के बीच में जो डायग्राम दिख रहा है उसी के कारण आ रहा है। ये ज्यादा ट्रेवल करके आ रही है इसके कंपैरिजन में, तो इतना कंफर्म है पार्ट डिफरेंस 0 से तो ज्यादा होगा। एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहां पार्ट डिफरेंस मान लो λ/4 था, λ/4 λ/2 था, पार्ट डिफरेंस λ/2। पार्ट डिफरेंस या λ/2 होगा, वहां पर फेज का डिफरेंस जो होगा वो पाई हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ। और डायरेक्ट तुमको याद होगा पार्ट डिफरेंस λ/2 के करस्पॉन्डिंग क्या बनता है, मिनिमा। और ऊपर जाओगे, मैं डायग्राम में रेंज भी दिखा रहा हूँ जानबूझ के, और ऊपर जाओगे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पाथ का डिफरेंस और इंक्रीज होकर लैम्डा हो गया होगा। जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा वहां पर क्या बनेगा, मैक्सिमा। ऐसे चलता जाएगा, फिर आगे जाएंगे पार्ट डिफरेंस 3 होगा, क्या बनेगा, मिनिमा। ऐसे स्क्रीन पर लगातार मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, इनके नामकरण भी कर रखे, बताऊंगा अभी, एक बार इतना नोट करो।
इनके नामकरण बता देता हूँ। जहां पर पार्ट डिफरेंस 0 है उसका नाम तो मैंने बता ही दिया, सेंट्रल मैक्सिमा उसका नाम है ना। उसके आगे बढ़ने पर, इधर बढ़ने पर जो पहला मिनिमा आया इसको नाम दिया गया फर्स्ट मिनिमा। फिर जो पहला मैक्सिमा आया इसको नाम दिया गया फर्स्ट मैक्सिमा। फिर जो मिनिमा आया उसको नाम दिया गया सेकंड मिनिमा। इस तरह समझ जाओ, नामकरण कर सकते हो, ऊपर भी वही नाम नीचे भी वही नाम, उसी तरह से। ये था ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट कि इस तरह के ऑब्जर्वेशंस किए गए या किए जाते हैं। हो गया होगा, नहीं हुआ तो मुझे रोक देना है ना, जहां भी उनको रोकना हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कैलकुलेशन। देखो ये कंफर्म है कि हमको स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर अगर ऑब्जर्व करना है कि यार यहाँ पर आने वाली दो वेव्स के इंटरफेरेंस से रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आएगा? मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि यार रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos डेल्टा फाई। तो मैं सोचता हूँ कि यार जिस पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन करना है वहां डेल्टा फाई अगर पता चल जाए तो पता रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी मेरे पास। फिर डेल्टा फाई के बारे में पता करना होता है तो दिमाग में आता है k डेल्टा x। इसका मतलब उस पॉइंट पर आने वाली दो वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस अगर पता चल जाए तो फिर डेल्टा फाई भी आ जाएगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारा जो टारगेट है ना वो है स्क्रीन की किसी जनरल पॉइंट को पकड़ेंगे तो वहां पर जो दो वेव्स आ रही है उनके बीच का पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। ये इसमें सीखना है बस। ये कार्डबोर्ड, ये स्क्रीन, स्लिट S1 स्लिट S2 S1 S2, सोर्स रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से लाइट आती है, यहाँ से लाइट आती है। स्क्रीन पर कहीं भी एक कोई जनरल पॉइंट मार्क कर लेते हैं ना, यहाँ कहीं मार्क कर लेते हैं पॉइंट P। यहाँ से भी लाइट पहुंचेगी पॉइंट P पर और यहाँ से भी लाइट पहुंचेगी पॉइंट P पर, ठीक है। जहां मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ मुझे पता है कि इस वाले पॉइंट, इसको मैं पॉइंट O से डिनोट कर रहा हूँ है ना, और इसको ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं। लिख दो यहाँ पर, ज्योमेट्री वाइज जो सेंटर है, ज्योमेट्री वाइज है ना, इस ज्योमेट्रिकल सेंटर से मान लो हमने स्केल की हेल्प से नाप लिया, मेजर कर लिया कि भाई y डिस्टेंस पर जाकर हम ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। कौन कौन से डाटा हमको गिवन है, ये y हमको गिवन है। कार्डबोर्ड और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है उसको कैपिटल D से डिनोट कर रहा हूँ, ये भी गिवन है। दोनों थोड़ा सिमेट्रिकली बनाना, हो सकता है मैंने सिमेट्रिकल नहीं बना पाया हूँ। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसको स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। ये सब गिवन है, स्मॉल d कैपिटल D y। हमारा टारगेट है कि हमको पॉइंट P पर आने वाली जो दो वेव्स हैं यहाँ पर आने वाली, उनके बीच का पाथ का डिफरेंस लिखना है। एक बार अपने आप लिख के बताओ, डायग्राम देखते हो। इनकी टर्म्स में ना, D कैपिटल D स्मॉल y, इनकी टर्म्स में। जब भी लिख लो ना तो बता देना, हाथ ऊपर करके या फिर बोल के, जैसे भी अच्छा लगे तुमको। तो ज्योमेट्री वाली बात पूछ रहा हूँ, कोई फिजिक्स टाइप की बात तो है ही नहीं इसमें। तो देखा यहाँ आने वाली जो दो वेव्स हैं, ये वाली वेव और ये वाली वेव, इनके पार्ट डिफरेंस में अगर मैं देखूं तो यहाँ तो सेम लेंथ ट्रेवल कर रही है, डिफरेंस में कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ पे मैं इस वाली लेंथ को लिखूंगा, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा पार्ट डिफरेंस। ये वाली जो लेंथ है ये रूट ऑफ, ऐसे अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो कितनी आ जाएगी, d/2 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर, सही है ना, माइनस, और ये वाली लेंथ अगर मैं लिखूं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से तो क्या आएगी, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना, आप नीचे कर लेना। अब लफड़ा ये है कि मान लो अगर मैं तुमको ऐसा कोई सवाल दूं जिसमें बोलूं कि स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है सपोज 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी की वैल्यू है मान लो 1 मीटर, y की वैल्यू है सपोज 1/3 मिलीमीटर, इस तरह को डाटा दूं और तुमसे बोलूं कि भाई पार्ट डिफरेंस निकालो, तो निकाल तो लेंगे, ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते पार्ट डिफरेंस, बस ये बताना चाह रहा हूं कि जनरली जो न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में हैं उसमें इस तरह के डाटा दिए जाते हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब इस तरह की वैल्यूज को ऊपर जो हमने डेल्टा एक्स लिखा उसमें पुट करेंगे सही यूनिट के साथ, क्योंकि कुछ मिलीमीटर में कुछ मीटर में, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और एग्जाम के अंदर ये अच्छा तरीका तो नहीं कहलाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नोट नहीं करना है इस वाली बात को। हम क्या करेंगे, हमारे सिलेबस में कंडीशन के साथ पढ़ेंगे, देखना कैसे, इफ स्मॉल डी वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी, 99.99% मान सकते हो और ज्यादा भी मान सकते हो, इतने परसेंट क्वेश्चंस में शीट के अंदर या पूछे गए सवालों में पहले ये कंडीशन के साथ सवाल पूछा जाता है ना, स्मॉल डी ये सेपरेशन बहुत कम हो इसके कंपैरिजन में, तो देखना समझदारी कैसे दिखा सकते हैं। तो हम पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो बोर्ड पर, मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पी की पोजीशन को दोनों स्लिट्स को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है उस पॉइंट से उस पॉइंट पी को मिला रहा हूं, इस बार डॉटेड लाइन से, इस एंगल को थीटा मान रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ से थीटा एंगल पर स्क्रीन पर जाकर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, थीटा गिवन है ऐसा मान लेते हैं। अब ये वाली वेव और ये वाली वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस निकालना है अंडर दिस कंडीशन, तो मैं काम करता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइन और ये लाइन अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है। यस सर। किसको डाउट हो तो नहीं, यस वाले नहीं बोले, नो वाले बोले, तभी तो उन तक बात पहुंचा पाऊंगा मैं। ये तीनों लाइन अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है अंडर दिस कंडीशन, डायग्राम में नहीं दिखेगा पर उस कंडीशन को देखोगे तो शायद समझ में आ जाए आराम से, है ना, ठीक है। तो इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ का डिफरेंस निकालने के लिए यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इस वाली वेव पर, मैं बोल सकता हूं ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी, तो जो भी वहां पाथ का डिफरेंस है वो ये वाली लेंथ जो होगी इसके बराबर ही पार्ट डिफरेंस होगा वहां पर, है ना। अब ये लेंथ निकालने के लिए देखते हैं भाई, देखो ये 90 डिग्री है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 90 होगा क्योंकि तीनों लगभग पैरेलल थे। इस वाले ट्रायंगल में देखो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखना, ये स्मॉल डी, तो ये d cos थीटा, ये d sin थीटा, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई, d sin थीटा, डेल्टा x आ गया मेरे पास d sin थीटा, इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला, एक बार यहां तक नोट करें। अब स्क्रीन पर कोई भी पॉइंट ले लो जिसकी एंगुलर पोजीशन तुमको पता हो, एंगुलर पोजीशन, वहां पर पहुंचने वाली दो वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली लिख लेंगे आगे चैप्टर में। और अगर स्मॉल डी कैपिटल डी से बहुत कम नहीं है तो फिर हमको ज्योमेट्रिकली इतना आता ही है, इसलिए वो मैंने पहले लिखवा दिया ऊपर। हो गया होगा यहाँ तक, है ना। अच्छा इसी डायग्राम से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, tan थीटा इक्वल्स टू सॉरी स्मॉल y बाय कैपिटल डी। देखो इस वाले फॉर्मूले की तो फिर भी कंडीशन थी, ये कंडीशन
कि d स्मॉल d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D, क्या इसकी कोई कंडीशन है क्या इसकी? नो सर। ये तो हमने इस ट्रायंगल में tan थीटा का फॉर्मूला लिखा है, वो तो हमेशा वैलिड है, चाहे स्मॉल d कैपिटल D कुछ भी हो, है ना। आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूरी जगह बना के, हटाई देता है। देखना, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये एक तरह से दूसरा फॉर्मूला मान सकते हैं। मैं खुद पर्सनली बताऊं ना, जब इस चैप्टर के फॉर्मूले मान लो मुझे याद नहीं आते बाय चांस, और एक्स्ट्रा फॉर्मूले जो बताने वाला हूँ, मैं ये दो फॉर्मूले तो दिमाग में फिट रखता हूँ, ये वाले दो, इनसे आराम से बाकी फॉर्मूले बन जाते हैं। तो यही सजेस्ट करूंगा कम से कम, और ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे, बाकी फॉर्मूले भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखना कौन से। अब एक कंडीशन और लगाते हैं, अगर थीटा है ना इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत कम हो, क्या तुम समझ पा रहे हो डायग्राम में थीटा स्मॉल कम वेरी स्मॉल का मीनिंग क्या है डायग्राम वाइज? y बहुत छोटा है। हाँ, ये y सेंटर पास y है। बहुत हाँ, इसका मतलब हम इस ज्योमेट्रिकल सेंटर के बहुत ही नजदीक वाले पॉइंट्स पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। समझ रहे हो ना इस बात को? म्यूट हो जाना जो अनम्यूटेड है ना, बोल के वापस म्यूट हो जाएगा। हम इस ज्योमेट्रिकल सेंटर के बहुत ही नजदीक, बहुत पास वाले पॉइंट्स पर ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं वहां से कि, पहले तो ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा और टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं स्मॉल थीटा के लिए। साइन थीटा वहां से आ रहा है डेल्टा एक्स बाई डी, और टेन थीटा वहां से आ रहा है वाई बाई डी। यहाँ से मेरे पास पार्ट डिफरेंस का एक फॉर्मूला और आ गया, फॉर्मूला नंबर 3। जनरली मैं याद नहीं रखता हूँ, ये इनसे बना लेता हूँ, तो ये सजेस्ट करूंगा, अच्छा रहेगा। ऐसे कहाँ तक याद करोगे? पर ये फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला, इसके इसको तभी अप्लाई करेंगे जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो, ये भी और साथ में थीटा इज वेरी स्मॉल या थीटा इज स्मॉल। ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तब जाकर ये वाला फॉर्मूला वैलिड माना जाएगा। लिखते चलना साथ साथ। और जहां तुमने थीटा इज वेरी स्मॉल लिखा था ना कंडीशन के साथ, वहां पर चाहो तो जगह बनाकर ऐसे लिख सकते हो कि इसका मीनिंग जो है ना वो क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, या सेंट्रल मैक्सिमा बना था ना कि बहुत पास, बहुत पास ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा के बहुत पास ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। नोट कर लिया? यस सर। बस एक दो बातें और बची, फिर न्यूमेरिकल पार्ट पर आएंगे इसमें। ये जो स्क्रीन पर मैंने अभी पैटर्न बताया था ना कि मैक्सिमा मिनिमा वो सब बनते हैं, उससे रिलेटेड एक बात और देख लेते हैं। ये वो पॉइंट था स्क्रीन, ये स्क्रीन का डायग्राम है, पॉइंट था जहां पर पार्ट डिफरेंस 0 था, जिसको हमने सेंट्रल मैक्सिमा नाम दिया था। ठीक, इससे ऊपर जाने पर ऐसा पॉइंट मिला था जहां पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाय 2 था, और यहां हमने नाम दिया था फर्स्ट मिनिमा। ऐसे एक पॉइंट और बना दो, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा फर्स्ट मैक्सिमा, है ना। ऐसे नीचे भी बना सकते हो, बनाते रहना। तो क्या बताना चाह रहा हूं उससे रिलेटेड उस बात पर आता हूं। ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा है, इसको यूज में लेते हुए कुछ और बातें बता रहा हूं, इसको यूज में लेते हुए। फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए मुझे पता है कि पाथ का डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, जनरल लिखो तो n लैम्डा टाइप का होता है, ये तो पुरानी बात है। एक काम करो,
ये पार्ट डिफरेंस एक एक लेकर और इस वाले पार्ट डिफरेंस के बराबर करते जाओ तो y की जो वैल्यूज आएंगी वो निकालते जाओ। डेल्टा x को 0 रखो, y आएगा 0। लैम्डा रख दो यहाँ पर, तो लैम्डा d बाय स्मॉल d, 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d, ये वैल्यूज आएंगी। सेम ऐसे ही फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए मुझे पता है पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 टाइप का होना चाहिए। तो जो हमने डेल्टा x का फॉर्मूला बनाया था ना उसको यहाँ पुट करना, तो y की वैल्यू क्या क्या आएंगी, लैम्डा d बाय 2d, 3 लैम्डा d बाय 2d, 5 लैम्डा d बाय 2d, इस टाइप की वैल्यूज आएंगी। इनको रट के नहीं बैठना, जरूरत पड़े तो बना लेंगे ऐसे। क्या बताना चाह रहा हूँ उस बात पे आपको यहाँ देखना और उसको देखना। मैक्सिमा कहाँ कहाँ था जहां y की वैल्यू 0 थी, y हम यहाँ से मेजर करते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर से, यहाँ से 0 डिस्टेंस पर, मतलब यही वाला पॉइंट मैक्सिमा है। हाँ है। अगला मैक्सिमम मिलेगा लैम्डा d बाय d पर, इसके बाद अगला मैक्सिमा ये था, ये जो डिस्टेंस है ये हम निकाल चुके हैं इतनी। इसमें देखो पहला मिनिमम मिला लैम्डा d बाय d इंटू बाय 2 पर, मतलब इसकी हाफ डिस्टेंस पर, ये जो डिस्टेंस है इसकी हाफ है, लैम्डा d बाय 2d। मतलब बोल सकता हूँ कि हर लैम्डा d बाय 2d, हर इतनी विड्थ के बाद अगर एक मैक्सिमा था तो इतनी डिस्टेंस के बाद मिनिमा आ रहा है, फिर उतनी इसमें से डिफरेंस देखो, उतनी डिस्टेंस के बाद फिर से मैक्सिमा आ रहा है, फिर मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा। लेकिन ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये वाली बात ये तभी वैलिड है जब, कौन बताएगा कब वैलिड है ये बातें? D D less बहुत than स्मॉल देन capital D. कैपिटल D और तो ये थीटा तभी बहुत हो स्मॉल है। क्योंकि Theta is very small. ये तभी वैलिड है जब ऐसा भी हो और ऐसा भी हो, क्योंकि जिस फॉर्मूले को हम यूज में ले रहे हैं ना उस फॉर्मूले की कंडीशन ये थी। इस डायग्राम में एक बात और बची है जिसका नाम है फ्रिंज विड्थ, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। पहले समझते हैं कि फ्रिंज क्या होता है ना, लिखवा दूंगा मैं वहां पर, वैसे सुन लो डायग्राम में। ये जो पैटर्न बन रहा है स्क्रीन पर, मैक्सिमा मिनिमा पैटर्न, इस पैटर्न में कोई भी एक मैक्सिमा पकड़ लो, कोई भी, जैसे ये वाला मैक्सिमा, इसके बाद जो जस्ट नेक्स्ट वाला मैक्सिमा आएगा, दो लगातार मैक्सिमा के बीच का जो सेपरेशन है, ये ऐसे बोलो दो लगातार मिनिमा, एक मिनिमा यहाँ पर है, एक मिनिमा यहाँ पर आएगा, जब पाथ का डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 रहा होगा, सेकंड मिनिमा। दो लगातार मिनिमा या दो लगातार मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन फ्रिंज विड्थ कहलाता है। यहाँ लिख सकते हैं, ये पूरा नोट करके अलग से लिखना, फ्रिंज विड्थ जिसको बीटा से डिनोट करते हैं, और इस पे लिख सकते हैं सेपरेशन बिटवीन टू, क्या लिखते हैं इंग्लिश में, कंसेक्यूटिव, सक्सेसिव सक्सेसिव कॉन्सेक्यूटिवली लिख लो, है ना, हिंदी में लिखो, दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा के बीच का सेपरेशन फ्रिंज विड्थ कहलाता है। दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा के बीच का सेपरेशन फ्रिंज विड्थ कहलाता है। और इसका फॉर्मूला बीटा से इसको डिनोट करते हैं, फॉर्मूला यहीं से देख सकते हैं ना, लैम्डा डी बाय डी। एक बात और यहाँ तक नोट कर लो, फिर करेंगे बात। नोट करके बता देना मुझे, हाथ ऊपर करके।
ठीक है, मैं एक लास्ट बात और बता रहे थे इसमें, वो और बताता हूँ। ये जो हमने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बना लिया, या जितनी भी बातें अभी मैंने बोर्ड पे बताई थी, ये तो तब वैलिड थी जब हम सेंट्रल मैक्सिमा के बहुत नजदीक थे। एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, हो सकता है कहीं काम नहीं भी आए, हो सकता है आ जाए, कि हम उस सेंट्रल मैक्सिमा के बहुत पास पास हैं अगर, तब तो हर एक फ्रिंज की विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म है। एक फ्रिंज लैम्डा डी बाई डी की, अगली फ्रिंज लैम्डा डी बाई डी विड्थ की, ऐसे बहुत पास पास तो फ्रिंज की विड्थ यूनिफॉर्म है। लेकिन जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते हैं ना, फ्रिंज की विड्थ बढ़ती जाती है, और ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता जो मैंने बताया था कि लैम्डा डी बाई डी वाला। इस बात को मैं एक छोटे से डायग्राम से दिखाता हूँ, देखना। ये स्क्रीन, ये वो कार्डबोर्ड, ये वो परपेंडिकुलर लाइन, स्लिट्स जो है वो ये। एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूँ, ऐसा मान लो दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन जो है, सपोज वो 3 लैम्डा है, लाइट की वेवलेंथ का ट्रिपल। यहाँ पर सोर्स रखा है जो लैम्डा वेवलेंथ की लाइट जनरेट करता है। इस वाले पॉइंट पर जो दो वेव्स आएंगी, वेव्स बना के नहीं दिखा रहा, ऐसे आएगी और नीचे से आएगी, पार्ट डिफरेंस 0 होगा, मतलब मैक्सिमा बनेगा। एक बार इंफिनिटी की बात करें, बहुत दूर इंफिनिटी पर जो दो वेव पहुंचेंगी, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस बताओगे डायग्राम देखते हुए? 3 लैम्डा। 3 लैम्डा। इसका मतलब यहां बना सेंट्रल मैक्सिमम, अब देखो पार्ट डिफरेंस 0 है ना, यहां कहीं पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा वाला पॉइंट भी मिलेगा, फिर काफी आगे जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा वाला पॉइंट भी मिलेगा। यहीं से आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर जो एक फ्रिंज है उसकी कुछ विड्थ है, फ्रिंज विड्थ शॉर्ट में से लिखा हूं, और जो ये वाला फ्रिंज यहाँ पर होगी, जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा था, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा और इंफिनिटी पर थर्ड मैक्सिमा, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो तो इनफाइनाइट है। ये वाली फ्रिंज विड्थ तो इनफाइनाइट है अप्रोक्सीमेटली। तो हम सेंट्रल मैक्सिमा से जितना दूर जा रहे हैं, फ्रिंज की विड्थ बढ़ती जाती है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बता रहा हूँ इस डाटा की हेल्प से। इस डायग्राम को बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो हिंदी में या इंग्लिश में जैसे इच्छा हो तुमको स्टार लगा के लिख सकते हो। सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाने पर फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होती जाती है। सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाने पर फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होती जाती है या हो जाती है। तो जो बेसिक थ्योरी है ना यंग्स एक्सपेरिमेंट की, वो हमने कवर कर ली। बेसिक थ्योरी, अभी तो थ्योरी में बहुत सारी बातें हैं, पर बेसिक थ्योरी यही है। जिसकी इस थ्योरी पर कमांड है उसको आगे बिल्कुल तकलीफ नहीं आती। सवाल करते हैं भाई? स्मॉल डी 1 मिलीमीटर, सिंबल्स की मीनिंग जो हम यूज में लेते आ रहे हैं वही है। दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन 1 mm। स्लिट सॉरी कार्डबोर्ड और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन जिसको कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं वो 1 मीटर। जो लाइट हम यूज में ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। अब मैं एक एक पार्ट लिखवाता जाऊंगा, तुम आंसर मुझे चैट पर या जैसे ही बताना चाहो बताते जाना। ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, इसमें क्लियरली दिख रहा है स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। फर्स्ट पार्ट लिखो, फाइंड फ्रिंज विड्थ। फाइंड फ्रिंज विड्थ, सीधे सीधे फॉर्मूला चिपकाना है। और सजेस्ट ये करूंगा कि फॉर्मूला पेज पलट के देखने से अच्छा खुद वापस बनाने की कोशिश करना, चाहे टाइम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे रिवीजन हो जाएगा हाथों हाथ। फाइंड फ्रिंज विड्थ, और अगर चैट पे आंसर बताओ तो मुझे फ्रिंज विड्थ मिलीमीटर में बताना, मिलीमीटर। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक?
चैप्टर का सबसे सिंपल सवाल है, मिलीमीटर में आंसर देना है, प्लीज ये ध्यान रखें। फाइंड फ्रिंज विड्थ। लगभग 7-8 बच्चे आंसर दे चुके हैं। ठीक है, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला डिराइव करा था फ्रिंज विड्थ का, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करो, कैपिटल डी 1 मीटर, स्मॉल डी मीटर में इतना, ये कितना आ जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर, इसका मतलब 0.5 मिलीमीटर। और इस रिजल्ट को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली मनी मन सोचना कि स्क्रीन पर जो सेंट्रल मैक्सिमा था उसके आसपास के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और ये फॉर्मूले का रिजल्ट ये बता रहा है कि फ्रिंज विड्थ उसके आसपास बहुत ही कम है, 0.5 मिलीमीटर बहुत कम होता है। किसी को डाउट हो तो पूछे भाई, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं ना, अगर डाउट नहीं है तो। सेकंड पार्ट लिखना, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेकंड मैक्सिमा, find the distance of second maxima from geometrical center. Find the distance of second maxima from geometrical center. Geometrical center से second maxima की distance बतानी है। समझदार बच्चे बहुत जल्दी आंसर दे देंगे, आंसर मिलीमीटर में ही दे। हो गया होगा, आंसर बताया तो आंसर आएगा 2 टाइम्स बीटा, बीटा की टर्म्स में आंसर बोल रहा हूँ, 2 टाइम्स बीटा, इसका मतलब कि आंसर आएगा 1 मिलीमीटर। किसी को भी डाउट हो जरूर पूछना, शर्माने की नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो चैप्टर खराब हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। 1 मिलीमीटर आंसर है, या ऐसे बोलो 2 बीटा आंसर है। सिंपल था, आगे बढ़े क्या भाई, है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट लिखना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मिनिमा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ, चौथा फोर्थ मिनिमा फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर। Find the distance of fourth minima from geometrical center. किसी का आंसर नहीं आया अभी? मिलीमीटर में आंसर देना है, बार बार नहीं बोलूंगा। या जिसने भी आंसर देना चाहते हो पर यूनिट के साथ बताना फिर। डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मिनिमा फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर। कितने सारे बच्चे जिनको काउंटिंग ही नहीं आती, इसका मतलब जिनको गिनना नहीं आता, जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता चीजों को, ऐसी हालत भी है। आंसर बताए तो, है ना। फोर्थ मिनिमा की डिस्टेंस ज्योमेट्रिकल सेंटर से जो होगी वो होगी 3.5 बीटा, 3.5 इंटू बीटा। अभी जितना भी आता हो निकाल के देख लो। किसी को भी डाउट हो 3.5 बीटा में तो जरूर पूछें, नहीं तो मैं पूछ लूंगा, ध्यान रखना। किसी को भी डाउट हो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े फिर, है ना। क्या आंसर आएगा 1.75 मिलीमीटर, 1.75 मिलीमीटर आंसर आएगा।
आंसर देखो किस तरह के दिए गए हैं, 2.25 मिलीमीटर, 3.5 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, है ना, 3.5, 2.25, इस तरह के आंसर दिए गए हैं। चलो भाई, ये तो अपना अपना कैपेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। बच्चे गेम समझ गए होंगे ना कि क्या चल रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 100th मैक्सिमा, 100वां मैक्सिमा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 100th मैक्सिमा फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर। आंसर जिसमें भी दें यूनिट जरूर बताएं, है ना, ये ध्यान रखना। तुमको आंसर जिसमें भी देना हो पर यूनिट के साथ देना, बिना यूनिट के आंसर मत देना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 100th मैक्सिमा फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसमें भी कोई गलत बता दे फिर तो आरती उतारने लायक बच्चा है वो। थोड़ी सी दया आ रही है मुझे कुछ बच्चों पर, पता नहीं उनका क्या दिमाग है, क्या सोचते हैं वो। भगवान बचाए ऐसे बच्चों से, मुझे भी और बाकी लोगों को भी। आंसर आएगा 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, या ऐसे बोलो 5 सेंटीमीटर। किसी को डाउट हो तो पूछे भाई। और बता दूं किस किस तरह के आंसर भी देखे गए हैं। नाम नहीं बताऊंगा उन बच्चों के, आंसर बताऊंगा। 49.75 मिलीमीटर एक आंसर, और 49.75 मिलीमीटर एक आंसर, 49.5 मिलीमीटर। समझ सकते हो कि बच्चे किस दौर से गुजर रहे होंगे। किसी को पूछना हो तो पूछे भाई, 50 मिलीमीटर आंसर है या ऐसे बोलो 5 सेंटीमीटर। नहीं, चलो नेक्स्ट पार्ट। हो सकता है किसी को लग रहा हो कि क्या मजाक चल रहा है, एक ही एक चीज सर बार बार क्यों पूछ रहे हैं, कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे, तभी मैं इतना टाइम इसमें लगा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसी सवाल का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 100 की जगह 500 मैक्सिमा। 500वां मैक्सिमा ज्योमेट्रिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर बनेगा। जो भी आंसर दे यूनिट के साथ दे, बिना यूनिट के आंसर नहीं दे। होता क्या है, हम ऐसे बड़े वाले रट्टू तोते बन जाते हैं, ये सच्चाई भी है ना, कि हम सोचते ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। अगर मेरी बातों को ढंग से सुनोगे तो शायद अपनी गलती पकड़ में आएगी तुमको। और अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया, लगभग 15-20 बच्चों ने, सबका गलत है। इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, कि हम क्या इतने बड़े रट्टू तोते बन जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम जो बीटा 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 चिल्ला रहे हैं ना, जो बीटा का फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, लैम्डा डी बाई डी, वो तो तभी वैलिड था जब हम सेंट्रल मैक्सिमा के बहुत नजदीक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। मैं बातों ही बातों में तुमको बहुत दूर लेकर आ चुका हूँ और तुम रट्टू तोतों को पता ही नहीं चला। 500वां मैक्सिमा जो है ना, अगर तुम बीटा के कंसेप्ट से एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलो बीटा का फॉर्मूला ठीक है, मान लेते हैं, उससे आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखाता हूँ, उससे शायद थोड़ी बहुत शर्म आए। इस बात की शर्म आई कि यार हम दिमाग तो लगाते ही नहीं है, हम तो रटने लग गए। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर था जहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो था, है ना, जिसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, जहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। अब हमने एक बार के लिए मान लिया कि हाँ ये फॉर्मूला चलता रहेगा, चाहे कोई सा भी पूछ लो सर आप। तो मैंने पूछा कि 500वां मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तुमने यहाँ से डिस्टेंस निकाल के मुझे बताई कि सर 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। और तुमको याद दिलाऊं मैं, ये कार्डबोर्ड था, ये स्लिट्स थी, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है जो कि 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट है, क्या इसका जो एंगल बन रहा है थीटा, ये बहुत ही कम है क्या? कम तो है, लेकिन क्या ये एंगल बहुत कम है क्या? बहुत कम का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री टाइप का एंगल है क्या?
है भाई, क्या कहते हो? नहीं है ना? सो जाऊं मैं भी? तो ये एंगल बहुत छोटा एंगल नहीं है, इसका मतलब हम जो फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं बीटा वाला, लैम्डा डी बाई डी वाला, वो फॉर्मूला तो चलेगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो फॉर्मूला डिराइव भी हमने इस कंडीशन के अंडर किया था कि थीटा बहुत बहुत कम हो, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो जिन भी बच्चों ने आंसर 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर टाइप का बताया, उनकी बात तो गलत हो गई। अब बात करते हैं अपन जेनिश से। जेनिश, वो जेनिश, यस सर। तुमने आंसर 1 लिखा था, 1। नहीं सर, वो एकदम से डेल्टा एक्स दिमाग में आ गया कि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वन, तो एकदम से वन टाइप हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। चलो तो मैं बताता हूँ फिर अब क्या करें। अब जैसे हमको पता चल गया कि यार बीटा के कंसेप्ट से डिस्टेंस कंपेरेबल आ गई है, इसके मतलब थीटा अच्छा खासा एंगल होगा, छोटा तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो अब जनरल सॉल्व करते हैं। मान लेता हूं स्क्रीन पर ये वो पॉइंट है जहां पर 500 मैक्सिमा बनता है। मान लिया मैंने ऐसा, ये वो पॉइंट है, इसका एंगल मुझे नहीं पता, मैंने थीटा मान लिया। जहां पर 500 का मैक्सिमा बनेगा, यहां पर जो दो वेव्स आएंगी उनके बीच का पार्ट डिफरेंस मैं बोल सकता हूँ 500 लैम्डा हो। ये तो मैं इंटरफेरेंस वाला कांसेप्ट यूज में ले रहा हूँ ना भाई, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 0 था इसलिए सेंटर मैक्सिमम, फिर जहां पे लैम्डा पार्ट डिफरेंस है वहां पहला मैक्सिमम, 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस दूसरा मैक्सिमम, 500 का मैक्सिमम तो पार्ट डिफरेंस 500 लैम्डा, तो उस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस 500 लैम्डा। और मुझे पता है किसी थीटा एंगल में पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा, और उसकी कंडीशन तो सिर्फ यही होती है, इसकी कंडीशन, और ये तो फुलफिल हो ही रही है। यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 500 लैम्डा, लैम्डा था 5 इंटू 10 टू पावर -7, डी था 10 टू पावर -3 साइन थीटा। सही है, यहां से देखें क्या आएगा, 10 टू पावर -3 से 10 टू पावर -4 बचेगा, और ये उड़ा दूंगा तो नीचे 1/4 आ रहेगा साइन थीटा, बताने एक बार। यस सर। साइन थीटा 1/4 आ रहा है, तो मैं ट्राइंगल बना के ये निकाल सकता हूँ ना, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ से टेन थीटा मेरे पास आ जाएगा 1/√15, और टेन थीटा को डायग्राम में देख के लिखूं, ये वाली हाइट y मान लेते हैं, y बाय कैपिटल D। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1/√15 मीटर। ये आंसर आ रहा यस सर, समझ गए। है ना? तो बस इसमें यहीं पर बच्चे मात खाते हैं, बाकी तो कुछ ऐसा था ही नहीं। नोट कर लेना, और कोई डाउट हो यहाँ तक तो डिस्कस कर लो। अच्छा, इस सवाल के बाद कुछ बच्चों के दिमाग में थिंकिंग भी आती होगी या शायद आनी चाहिए कि यार स्क्रीन पर कितने मैक्सिमा बनेंगे। मान लो अगर ये पूछा जाए, क्या स्क्रीन पर इनफाइनाइट मैक्सिमा बनेंगे या फिर कुछ फाइनाइट होंगे, हम कैलकुलेट कर सकते हैं उनको, जो भी है देखते हैं अगले पार्ट में। ये नोट कर लिया हो तो अगला पार्ट लिखें, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। देखते हैं कितने बच्चे सही तरह से कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। इसका चाहे तो आंसर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके और चैट पे बताने की कोशिश करें, गलत होगा तो होने तो, कोई दिक्कत थोड़ी, और कोई थोड़ी देख रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन।
एक बच्चा आंसर दे चुका है। मात्र मैं एक पढ़ता हूँ, इसलिए तुम सोचो, कुछ कैलकुलेशन करो। ये स्क्रीन थी, एक कार्डबोर्ड था, ये सब कुछ वही था, ये सेंट्रल मैक्सिमा था। देखो, अगर मैं इंफिनिटी पर जाऊं, प्रैक्टिकली नहीं होता इंफिनिटी पर, थ्योरी वाइज तो आंसर बताना है हमको। इंफिनिटी पर मान लेते हैं कि nth मैक्सिमा फॉर्म होता है, ऐसा मैंने मान लिया, अज्यूम करा ऐसा। तो इसका मतलब इंफिनिटी पर जो दो वेव्स पहुंचेंगी उनके बीच का पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, अगर nth मैक्सिमा है इसलिए n लैम्डा। और इंफिनिटी वाले पॉइंट की जो एंगुलर पोजीशन होगी वो यहाँ से 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, तो d sin थीटा पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, जिसमें ये तो 1 हो जाएगा लगभग। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो वो मुझे लगता है शायद 2000 आती है। एक बार चेक करके बताओगे? यस सर। हाँ सर। यस सर। ये आंसर नहीं है, है ना? ध्यान रखो। आंसर तो मैं यहाँ लिखता हूँ ना, तुमको पता है। आंसर आएगा 4001। स्क्रीन पर 4001 नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेंगे। यस सर। Yes, sir. यस सर। पता अपनी, है ना, सही कर लिया हमने। चलो अब ईमानदारी से बताएं कितने बच्चों ने कॉपी में यही आंसर लिखा था 4001? हाथ ऊपर करके बताएं, झूठ नहीं बोलना। कुणाल जी म्यूट हो जाओ। आयुष कुमार म्यूट हो जाना। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। सर इनफाइनाइट वाला भी कंसीडर करना है क्या? हाँ मैं बता रहा हूँ, उस बारे में भी आ रहा हूँ, उस बात पे, है ना, उस बात पे भी आ रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये लफड़ा तो है कि अगर एग्जाम में अगर सर पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेंगे, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी समझदार है सवाल पूछने के मामले में, तो उनको क्लियर करना पड़ेगा कि आपको इन्फिनिटी वालों को अगर काउंट करना है तब तो आंसर ये आएगा। या अगर वो लिख दें कि इन्फिनिटी वालों को एक्सक्लूड करते हुए, तो इसमें से 2 कम कर देंगे, है ना? पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक व्यू और हो सकता है, कई बार वो एग्जाम में सवाल ऐसे बनाते हैं कि एक स्क्रीन पर हमने स्क्रीन वर्ड यूज में लेते हैं। स्क्रीन, अगर स्क्रीन वर्ड यूज में लें तो थोड़ा सा दिमाग में ये आ सकता है कि हाँ भाई स्क्रीन पर इंफिनिटी तो हो नहीं सकता, तो फिर हम बाय डिफॉल्ट, ये मेरा व्यू बता रहा हूँ ना, बाय डिफॉल्ट अगर स्क्रीन वर्ड आएगा तो मैं तो यही कहूंगा कि इंफिनिटी वालों को काउंट मत करना, क्योंकि स्क्रीन पर हम इनफाइनाइट पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते। बाकी एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से सवाल पूछता है। वो कुछ नहीं बोले, ना स्क्रीन वर्ड यूज में लेना, कुछ बताए, तो सजेशन ये है कि हाँ थ्योरेटिकली जो हमने निकाला है वो आंसर देकर आएंगे। ठीक है ना? इस सवाल के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक पार्ट और पूछ लेता हूँ इसी में, फिर लास्ट पार्ट पर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट लिखना, कोई बोलेगा नहीं, चैट का आंसर बता सकते हो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मिनिमा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मिनिमा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मिनिमा का जवाब कॉपी में लिख लें। लिखता हूं मैं आंसर। टोटल नंबर ऑफ मिनिमा का आंसर आएगा 4000 मिनिमा।
किसी को डाउट हो तो पूछें, किसी के मन में भी कोई डाउट हो इस आंसर को लेकर? नहीं, बढ़े आगे। यस सर। चलो भाई, नेक्स्ट पार्ट लिखना, लास्ट पार्ट इस सवाल का। फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, find the resultant intensity of light on the screen at a point P, at a point P whose distance from central maxima is 1/3 millimeter, whose distance from central maxima is 1/3 millimeter। स्क्रीन पर सेंट्रल मैक्सिमा से 1/3 मिलीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क कर लो। उस पॉइंट पर हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता करनी है, ब्रैकेट में लिखना लास्ट में। assume that intensity of light due to each slit at point P is capital I naught। assume that intensity of light due to each slit at point P is capital I naught। करें भाई सॉल्व और बताएं क्या आंसर आता है। एक बच्चे का आंसर आया अभी तक? करते स्टार्ट। सेंट्रल मैक्सिमा से 1/3 मिलीमीटर डिस्टेंस पर ये पॉइंट P, वहां पर जो दो वेव्स पहुंची होंगी उनके इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वहां तक पहुंचना है। तो दिमाग यहां से काम करना स्टार्ट करेगा कि यार रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। I1 + I2 + 2√I1 I2 cos डेल्टा फाई। फिर डेल्टा फाई पता करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे K डेल्टा x। डेल्टा x के लिए वो जो फॉर्मूला हमने बनाया था मुझे याद नहीं है, मैं बना लेता हूँ। d sin थीटा डेल्टा x था ना, तो डेल्टा x by d इक्वल्स टू y by कैपिटल D। हाँ, डेल्टा x की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ से dy by कैपिटल D, हटाओ इसको, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा फाई 2 पाई अपॉन लैम्डा था 5 × 10⁻⁷,
स्मॉल d है 10 टू पावर -3, y है 1/3 मिलीमीटर, तो 10 टू पावर -3, d है 1, तो 3 3 6, एक -1 यहाँ बचेगा, वो ऊपर जाएगा और वो 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4π/3। देख लेना एक बार, चेक कर लेना अगर कुछ गलत हो तो। बस अब तो डेल्टा फाई को यहाँ रख दो, कितना cos 240 डिग्री, कितना हो जाएगा cos 240 -½ -½ आते इससे ये उड़ जाएगा, आई नॉट आंसर आएगा। कुछ भी दम नहीं है सवाल में, हम जबरदस्ती कुछ भी करते रहे वो बात अलग है, बाकी कंसेप्ट तो हम जानते हैं सारे। किसी को भी डाउट हो तो जरूर पूछे, चैट पे नाम नहीं बोलूंगा, 4 बच्चों ने आंसर दिए थे,